सब इसमें आते हैं। फिर बात आती है मैनेजमेंट इन एजुकेशन और एजुकेशनल मैनेजमेंट, कि शिक्षा का प्रबंधन या शिक्षण प्रबंधन, दोनों ही बात आ जाती है शिक्षा में। बात करते हैं मैनेजमेंट इन एजुकेशन और एजुकेशनल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस by which such conditions are created to fulfill the set objectives of education in which the human resources can fully display their abilities and capabilities. Management in education is the dynamic part of education. Education philosophy determines the goals of education. Education psychology determines the principles of teaching learning, while management in education converts all related facts into action. कि जब हम शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं तो हमारे शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करती है हमारी एजुकेशन फिलॉसफी, जो हमारा दर्शन शास्त्र है, शिक्षा दर्शन है, उससे तो हमारे गोल्स तैयार होते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान से हमारे टीचिंग लर्निंग के जो गोल्स हैं वो तैयार होते हैं। तो हमारा दर्शन और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों ही कार्य कर रहे हैं और साथ में मैनेजमेंट इन एजुकेशन कन्वर्ट्स ऑल रिलेटेड फैक्ट्स इनटू एक्शन। और इन्हें वास्तविक रूप में प्राप्त कैसे किया जा सकता है, ये कार्य हमारा एजुकेशन मैनेजमेंट करता है। I.K. Davis has considered teaching to be the highest professional process. It is he who gave birth to the new concept, teaching learning management. I.K. Davis को एजुकेशन मैनेजमेंट का जनक माना जाता है। उन्होंने टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट का बताया है। उन्होंने ही टीचर को एक मैनेजर का रेफरेंस दिया है कि क्लासरूम में टीचर एज अ मैनेजर है। In the field of education, Davis has taken his concept from system of human industries. कि वही बात आती है यहाँ पर भी कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप कर रहे हैं, यानी कि जब बच्चा क्लासरूम में आ रहा है तो अभी वो रिसोर्स नहीं बना है, वो अभी एक तरीके से रॉ मटेरियल है और फ्यूचर में जाकर उसे एक रिसोर्स, एक कंट्री की रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रहे हैं हम। तो वहां पर हमें मैनेजमेंट का यूज ही करना पड़ता है कि हम कैसे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक बेहतर ह्यूमन बीइंग, एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स के रूप में तैयार कर सकते हैं। फिर बात आती है फिर अकॉर्डिंग टू स्कॉट एंड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ the system is to minimize the conflict and attempt is made to reduce importance to individual through the system. In other words, system reduce uncertainty and increase certainty and melodies. conflict को खत्म करना है, uncertainty को घटाना है और certainty को बढ़ाना है। The proper use of resources and रिसोर्स अवेलेबल मैन इज कॉल्ड व्यवस्था। हिंदी में जो हम बात कर रहे हैं, व्यवस्था मीन्स टू यूज द रिसोर्स एंड रिसोर्सेज टू अचीव मेन ऑब्जेक्टिव। द फॉलोज मेथड टू यूज इन द व्यवस्था। यहां पर भी वही है कि अगर हम व्यवस्था टर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो तीन चीजें आती हैं। पहला, देयर इज अ डिवीजन ऑफ टास्क एंड एक्टिविटी, कार्य और उसके लिए जो कार्य होना है, मतलब टास्क और एक्टिविटी को अलग अलग कर देना है। देन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिटरमाइंड इन द एडवांस ऑर्डर, कि जो कार्य और जिम्मेदारियां हैं उन्हें भी एक एडवांस ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और एफर्ट, रिसोर्सेज एंड मीन्स आर कोऑर्डिनेटेड, तीनों को कोऑर्डिनेट करना है, एफर्ट्स को भी, रिसोर्सेज को भी और मीन्स को भी, जब हम व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। अब बात आती है टीचिंग लर्निंग सिस्टम के बारे में। द कंसेप्ट ऑफ
teaching learning system is based on modern system theory. This is a work and relationship centered theory, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, जो हमारी थर्ड थ्योरी थी उसी पर ही बेस्ड है. According to Davis and Thomas, the concept of teaching learning system is the coordination of modern system theory. At present, the teacher is considered as manager. ये टीचर एक प्रबंधक का रूप है जब वो क्लासरूम में अवेलेबल है. I.K. Davis was the first to present the teacher as manager. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है. In the teaching process, first the task and the process has been planned and managed. After this, the tasks related to these have to be done. In the teaching learning system, the activities of teaching and learning have to be arranged. पढ़ाना और सीखना, जो शिक्षण और सीखने की जो प्रक्रिया है जो क्लासरूम में चल रही है, वो दोनों ही अरेंज होनी है मैनेजमेंट में. आफ्टर दिस द प्रोसेस इज कैरिड आउट विद द मींस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. तो टीचिंग भी का सिस्टम भी है इस मैनेजमेंट में इंक्लूड, और लर्निंग का सिस्टम भी इसमें इंक्लूड है. जब ये मैनेजमेंट अपनी फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करेगा, तभी हमारा जो टीचिंग लर्निंग का है वो प्रोसेस सही तरीके से कंप्लीट हो पाएगी. टू कंडक्ट दीज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस efficiently, the teacher has to perform mainly two tasks. अब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए टीचर क्या कर रहा है? टू अरेंज फॉर वेरियस टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज, और टू अरेंज द प्रोसेस विद द मीन्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. कि एक तो डिफरेंट टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज को अरेंज कर रहा है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या पढ़ाना है, एंड टू अरेंज द प्रोसेस विद द मीन्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और उस प्रोसेस को भी फॉलो कर रहा है जो हमें टीचिंग लर्निंग को अरेंज करने की प्रोसेस में हेल्प करती है. एट प्रेजेंट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चाइल्ड सेंटर्ड. हम सब जानते हैं आज की जो वर्तमान शिक्षा है वो छात्र केंद्रित है. which is conducted by the teacher. Teacher conducts the teaching learning process effectively through his efficient management. तो वहां पर टीचर का मैनेजमेंट भी इंक्लूड हो गया. The teacher conducts these teaching learning process in such a way that the specific objective set can be achieved and desired change can take place in behavior of the students. बच्चों के बिहेवियर में चेंज लाना, डिजायर्ड बिहेवियर डेवलप करना, एक्सपेक्टेड बिहेवियर डेवलप करना, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स उनको अचीव करना, ये सारी चीजें टीचर का जो मैनेजमेंट है, जो टीचर मैनेजमेंट है, उसने जो अपना मैनेजमेंट तैयार करा है क्लासरूम के लिए, ये उसका ही एक पार्ट है. फिर बात करते हैं फंक्शंस ऑफ टीचिंग. कि फंक्शन ऑफ टीचिंग मैनेजमेंट में हम कैसे लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू डेविस, टीचर हैज टू ऑर्गेनाइज ऑल द अवेलेबल लर्निंग सोर्सेज एंड प्लान द टास्क एंड प्रोसेस रिलेटेड टू लर्निंग. सीखने से संबंधित क्या क्या कार्य हो सकते हैं, कैसा शिक्षण हो सकता है, कैसी प्रोसेसिंग हो सकती है, वो सारी चीजें आ गई. He has to use them in effective teaching learning process. अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाए, क्या नई मेथोडोलॉजी यूज करे, क्या टैक्टिक्स यूज करे, क्या स्ट्रेटेजीज अपनाए, ये सारे पॉइंट्स उसके मैनेजमेंट में है. कीपिंग these functions of teacher in mind, he has called the teacher the administrator or the manager. Teacher, administrator, manager of teaching learning process. As the teacher is administrator manager, according to Davis, the function of teacher has divided into 4 major parts. यहाँ से हमारा मेन कंसेप्ट शुरू हो जाता है मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग में, क्योंकि 4 पार्ट्स में पूरा डिवीजन है पूरे एजुकेशन मैनेजमेंट का. पहला आता है हमारा प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग,
तीसरा लीडिंग, चौथा कंट्रोलिंग, यानी कि नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण और नियंत्रण। अलग अलग बुक्स में कुछ नाम ऊपर नीचे हो सकते हैं। पहला जो हमारा एस्पेक्ट आता है प्लानिंग, इस प्लानिंग में हमारा आगे आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, कहीं ना कहीं उसके लिए एक फाउंडेशन तैयार करता है। कहा जाता है कि जितनी अच्छी हमारी प्लानिंग होगी, हमारा जो वर्क है वो उतना ही बेहतर और अच्छे तरीके से आसानी से अचीव किया जा सकता है। अगर ये प्लानिंग ही गड़बड़ा गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। छोटे से तरीके से अगर हम समझें कि हमें घर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, और हम बिना किसी प्लानिंग के बिल्डिंग बनाना शुरू करें तो समस्याएं आगे चलकर आती हैं। ठीक वैसे ही हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, जब तक हम उसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग तैयार नहीं कर सकते, तब तक हम उस कार्य को शुरू नहीं कर पाते। और जब हमें कोई बड़ा कार्य करना है तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर से मैनेजमेंट पे आते हैं। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन, डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य को बांट देना, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी और अथॉरिटी भी देना, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, समूह इकाई के लिए जिम्मेदारी देना, उन्हें कमांड देना, निर्देश प्रदान करना, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड पर्सनल, अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी, अपने से ऊपर वालों को और नीचे वालों के लिए जवाब की तैयारी, अपनी पर्सनल जिम्मेदारी, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसे इनिशिएट कर दे, प्रदान करना, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट और स्केल चेन ऑफ पर्सन, डायरेक्ट चेन या स्केल चेन सिस्टम, जो चेन बाय 1 to 1 चलता रहता है, वो प्रोसेस, या पर्सनल या डायरेक्ट भी। देन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जब हम यूनिटी को एकता के साथ डायरेक्शन प्रदान कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, सीधी सी बात है, आदेशों का पालन, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सभी को समान, सभी के लिए समानता, प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट, समूह को अभिप्रेरित रखना, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिकली ज्यादा महंगा ना हो, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, उसके व्यक्तिगत रुचि को ध्यान में रखते हुए सामूहिक रुचि का भी ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कि जो कर्मचारी हैं, जो कार्य करने वाले हैं, उनको रेम्यूनरेट करना, उनके रीजनेबल कारणों को जानना समझना। अब बात आती है टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो थ्रू दिस मैनेजमेंट अप्रोच the teacher can made more conscious and encouraged towards his duties, अपनी जिम्मेदारियों को और ज्यादा बेहतर तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। With the help of this approach, a relationship between teaching and learning can be established. शिक्षण और सीखने के बीच में जो संबंध है वो डेवलप हो रहा है। Teaching principles can also develop through this approach. जो नए सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन किया जा रहा है। थ्रू दिस अप्रोच स्टूडेंट
कैन बी प्रोवाइडेड फुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल राउंड। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे को पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। देन टीचिंग एंड ट्रेनिंग कैन बी मेड ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड। जब हम बात करते हैं कि शिक्षण और जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारी प्रैक्टिस है, वो दोनों ही ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड हो जाए, उद्देश्य के साथ जुड़ जाए। टीचिंग एक्टिविटीज कैन मेड पर्पसफुल, उद्देश्यपूर्ण बन रही है तो फिर हमारा जो पर्पस है उसे भी फुलफिल करेगी। थ्रू दिस सिस्टम अप्रोच कोऑर्डिनेशन विद द एस्टैब्लिशमेंट इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग। टीचिंग की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश, संबंध स्थापित कर रही है। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग एड्स इन द टीचिंग लर्निंग सिस्टम। जो नए नए ऑडियो विजुअल एड्स और नए मेथड्स डेवलप किए जा रहे हैं इसकी हेल्प से। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लर्निंग एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में बात करें अगर, टू डेवलप द पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट इन ऑल राउंड मैनर। बच्चे की जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो पर्सनालिटी भी उसी का ही एक पार्ट आ जाएगा। टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है तो ऐसा एनवायरनमेंट तैयार हो रहा है जिसमें स्टूडेंट्स का कंप्लीट डेवलपमेंट हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल। टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, वैल्यूज एटसेट्रा ऑफ एजुकेशन, उद्देश्य, सिद्धांत, मूल्य। टू हेल्प पीपल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि एजुकेशन की फील्ड में लोगों को जागरूक किया जाए। आज भी हमारे देश में कहीं ना कहीं जो एजुकेशन का रेट है वो अभी भी बहुत पीछे है, तो हम हेल्प कर सकते हैं इसके थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू, टू प्रिपेयर कैपेबल एंड स्किल्ड सिटीजन्स टू फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम। सीधी सी बात है, जब अच्छे नागरिकों का निर्माण कर रहे हैं, अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप कर रहे हैं तो स्किल्ड सिटीजन्स होंगे। टू सक्सेसफुली कंडक्ट एजुकेशनल प्रोग्राम एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, सभी स्तरों पर इनका यूज किया जाए एजुकेशन का। टू अरेंज ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम अचीवमेंट, उनके लिए ट्रेनिंग और प्लेसमेंट्स दोनों का इंतजाम किया जाए। टू डिटरमाइन द अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉय, उसका अपॉइंटमेंट और उसके जो सर्विस की कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो तैयार की जाए। टू इंस्पेक्ट एंड सुपरवाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गिव अप्रोप्रिएट एडवाइस, स्कूल कॉलेजेस का भी टाइम टाइम पर इवैल्यूएशन होता रहे। टू अरेंज नेसेसरी फाइनेंशियल्स फॉर रनिंग प्रोग्राम एंड प्रिपेयर अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग एजुकेशनल मैनेजमेंट। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि एजुकेशनल मैनेजमेंट पर इफेक्ट डालती हैं। पहले बात आ जाती है हिस्टोरिकल एलिमेंट, द हिस्ट्री ऑफ एनी कंट्री इफेक्ट द एजुकेशनल सिस्टम एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट। सीधी सी बात है, उस किसी देश का इतिहास किस प्रकार का है उसका इम्पैक्ट उसके एजुकेशन मैनेजमेंट पर रहेगा। दूसरा आ जाता है हमारा सोशल एलिमेंट, सामाजिक क्या है। इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सोसाइटी, its objective needs, level, viewpoints, circumstances, customs, tendencies, ideas, principle, etc. Because education and society are dependent to each other. शिक्षा और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए जिस समाज का जैसा नेचर होगा, जैसी प्रकृति समाज की होगी, उसी के अनुसार उसके लिए विद्यालय शिक्षा तैयार होगी। ये सारे पॉइंट्स के बारे में बात आ जाती है। फिर बात आती है पॉलिटिकल एलिमेंट्स। पॉलिटिकल चेंजेस ऑल्टर द नेचर, फंक्शन एंड सिस्टम ऑफ
एजुकेशन। राजनीति कैसी है उस देश की, उसी के अनुसार उसकी एजुकेशनल मैनेजमेंट भी रहेगा। फिर कल्चरल एलिमेंट्स, उसके सांस्कृतिक कैसे हैं। द कल्चर ऑफ नेशन एंड सोसाइटी डायरेक्टली इफेक्ट्स द प्रेजेंट मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन मैनेजमेंट अफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ द कंट्री। संस्कृति के उत्थान के लिए भी शिक्षा ही जिम्मेदार रहेगी। देन इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री, ग्रेटर इंपैक्ट ऑन एजुकेशनल मैनेजमेंट, कि वहां की जीडीपी कैसी है, इकोनॉमी कैसी है देश की, उसका भी इफेक्ट एजुकेशन पर है। देन फिलोसफिकल और ज्योग्राफिकल, फिलोसफिकल आइडियोलॉजी ऑफ कंट्री इन्फ्लुएंस अलॉट, जैसे हमने पहले बात करी थी कि फिलॉसफी से हम गोल्स तैयार कर रहे हैं, एजुकेशनल गोल्स। और ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स, हिली एरियाज, रेनी फॉल्स, हीट इफेक्ट एजुकेशन मैनेजमेंट, जहाँ ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा बारिश है, पहाड़ है, ये फिजिकल ज्योग्राफिकल सिचुएशंस इफेक्ट करेंगी हमारे एजुकेशन सिस्टम को। फिर बात आती है इम्पोर्टेंस की, इम्पोर्टेंस एंड नीड्स ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। इसमें बात करें तो फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव आइडियल्स, प्रिंसिपल्स एटसेट्रा ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य, आदर्श, सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। टू एलिमिनेट वेस्टेज एंड ऑब्स्ट्रक्शन, कि स्टैग्निटी एंड वेस्टेज एंड स्टैग्निटी, मतलब जो बच्चे कम उम्र में शिक्षा लेकर, प्राइमरी शिक्षा लेकर स्कूल्स छोड़ देते हैं, उनके लिए है समस्याओं, उनकी आने वाली समस्याओं के लिए दूर किया जाए। टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार किया जाए। फॉर प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, शिक्षा के प्रॉपर समस्याओं का समाधान निकाला जाए। टू प्रिपेयर स्किल्ड एंड कैपेबल सिटीजन्स, अच्छे नागरिकों का निर्माण है करना है तो वो हमारे स्किल्ड भी होने चाहिए और एक कैपेबल सिटीजन्स भी होने चाहिए। टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक्निक्स, वर्तमान में नई तकनीकों का प्रयोग शिक्षा में उचित माना जा रहा है। फॉर एन एजुकेशन सिस्टम टेलर्ड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि बच्चे के व्यक्तिगत भिन्नताओं का इसमें ध्यान रखा जाए। टू डिटरमाइन द स्कूल करिकुलम, इम्प्लीमेंट इट इन अ न्यू मेथड्स, स्कूल का जो करिकुलम है उसमें भी कुछ नयापन लाया जाए, उसमें भी बदलाव हो और शिक्षा में प्रयुक्त किए जाए। फिर बात आती है लिमिटेशंस की, अब कुछ अच्छाइयां हैं मैनेजमेंट की तो कुछ कमियां भी हैं। क्या है, there is a difference between different organization and different educational institutions within same country। ये तो सबसे बड़ी चीज है ही हमारे देश के लिए कि कोई भी एक यूनिफाइड सिस्टम पैटर्न हम फॉलो नहीं कर पा रहे, आज भी डिफरेंस रहता है ऑर्गेनाइजेशंस का एक दूसरे के साथ विद इन अ सेम कंट्री। स्टेट भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी तो डिफरेंसेस हैं ही। न्यू टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च आर बीइंग एवरीडे, हम कहते तो हैं नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च होनी चाहिए, बट ड्यू टू दिस चेंजेस इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आल्सो वेरी नेसेसरी। लेकिन हम रिसर्च के लिए, इनोवेशंस के लिए कितनी फंडिंग्स रखते हैं जो क्या फुलफिल कर पाती है पूरे रिक्वायरमेंट्स को। In any enterprise, the management class first think about his own interest and then about success of the business। ये सभी देशों का, सभी मैनेजमेंट का यही फंडा है कि वो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखते हैं, अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट देखा जाता है, बाकी चीजें फिर बाद के लिए। मैनेजमेंट एनकरेज द ब्यूरोक्रेसी विच मेक्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूजलेस, कि प्रिंसिपल तो अलग ही जिम्मेदारियों को निभाने में लगे रहते हैं और मैनेजमेंट अपना ब्यूरोक्रेसी के लिए।
Management science is related to human behavior, and the behavior of individual is not based on concrete rules, due to which we have lagged behind. एक सबसे बड़ा कारण जो है हमारे पीछे रह जाने का कि हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में नहीं देख रहे. इंडिविजुअल इज नॉट बेस्ड ऑन एनी कंक्रीट रूल्स, कि व्यक्ति के विभिन्नताओं पर ध्यान न देकर हम उसके व्यवहार पर ध्यान देते हैं, जो कि जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं. इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.